नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम शंकर गुर्जर और 36 का आंकड़ा एपिसोड नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये तीसरा एपिसोड है और हिंदी साहित्य की मेरे ख्याल से ये पहली डिजिटल आत्मकथा है जो पुस्तक से पहले डिजिटल रूप में प्रकाशित कर रहा हूं। और 36 का आंकड़ा पहले एपिसोड में संक्षेप में मैं बताऊंगा कि एपिसोड पहला जो है उसमें मैंने क्यों इसका नाम 36 का आंकड़ा रखा और मैं कौन हूँ इसके बारे में विस्तार से समझाया था। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। एपिसोड नंबर 2 में मैंने मेरा स्टार्टिंग जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको समझाया था। और मेरे पापा जो है मेरे जीवन के आइडियल हैं, आदर्श हैं, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है कक्षा 5 तक वो कैसे हुई और उस समय का मेरा क्या थॉट प्रोसेस था और किस तरीके से मैं चीज़ों को सोचता था और देखता था। घटनाओं से ज़्यादा ज़रूरी है विचार, और हर व्यक्ति के जीवन में जो थॉट प्रोसेस है या विचार है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हमारे जो विचार है वो हमारी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। और इस एपिसोड में हम मेरे प्राइमरी एजुकेशन तक और संभव होगा जहाँ तक हम बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये है कि शुरुआत में मेरी लाइफ के स्टार्टिंग में एक घटना मुझे याद आती है। जब मैं खेत पे काम कर रहा था मक्की खोदने का, और मेरा बड़े भाई साहब और मेरे मम्मी माताजी तीनों हम खेत पे काम कर रहे थे। और हल्का हल्का सा मुझे धुंधला सा याद है कि खेत के अंदर हमारे खंभा लगा हुआ था लाइट का। उस खंभे के एक तार लगा हुआ था करंट का जो ज़मीन में लगा हुआ था, वो भी हमारे खेत में ही था और अक्सर उसके अंदर करंट आया करता था। तो मेरे जो की जिससे खेत मक्की खोदते हैं, जो मक्की खोदने का जो वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट जो है उसको हम हमारे गांव की भाषा में की बोलते हैं। तो उसको लेने जा रहा था। मम्मी ने मेरे को भेजा कि जा माँ की पड़ी है जो लेके आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। और साथ में मेरी मम्मी ने ये हिदायत दी थी कि वो करंट के तार को हाथ मत लगाना, उसको छूना मत। तो मुझे ये अजीब सा लगा क्योंकि पहले मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया था। लेकिन जब मम्मी ने बोला कि ऐसा मत करना, तो उस समय पता नहीं मेरा ये क्यों स्वभाव था, ये मैं समझ नहीं पाया। आज दिन तक नहीं समझ पाता हूँ कि उस तरह का मेरा स्वभाव क्यों था कि जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि हाथ मत लगाना तो मैंने कहा मैं लगाऊंगा। हर चीज़ में मैं मतलब विपरीत जो है ना, जो बोला जाता था उसके विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करता था। तो यूँ समझ सकता हूँ मैं आज अगर इसको गहराई से, तो ये एक विद्रोह का जो है ना, हर चीज़ में जो बंदिश हैं और बंदिशों से जो विद्रोह है उसको तोड़कर पार निकलना है, इस तरह का माइंडसेट शायद रहा होगा। तो हुआ क्या, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं गया और मैंने उस तार को हाथ लगाया। मेरे को मना कैसे कर दिया, ठीक है। और हाथ लगाने के बाद हुआ क्या, वही हुआ जो मेरे माताश्री ने बोला था। उस खंबे के अंदर बहुत तेज़ करंट आ रहा था और मेरा ये हाथ उस खंबे के चिपक गया। दोनों हाथ थे, तो इस तरीके से मैंने लगाया हाथ पकड़ के और उस तार को पकड़ लिया और दोनों हाथ मेरे चिपक गए और करंट आ रहा था। तो मैं वहीं चिल्लाया और मेरे चिल्लाते ही मेरे माताजी समझ गए कि करंट आ गया है। और उस समय मैं बच्चा था तो वो दौड़े चिल्लाते हुए, और पास में कुआं है खंबे के पास में ही, और बाहर पानी की कुंडी बनी हुई है और इस तरफ मेरा खेत है और पास में मेरे अंकल का खेत और चारों तरफ हमारे पारिवारिक खेत हैं। तो वो करंट के तार के हाथ लगाते ही मुझे करंट आया और मेरा चिल्लाना हुआ। और उस समय मुझे ज़्यादा होश नहीं है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी मेमोरी में याद है कि मेरे माताश्री दौड़ के मेरे पास आए। तो उनको ये कॉन्शियस था कि करंट अगर मैं पकड़ के खींचूंगी तो मुझे भी करंट आ जाएगा। तो उनके हाथ में जो की थी उससे उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश करी। तो एक हाथ तो शायद मेरा छूट गया था, लेकिन एक हाथ वहीं जम गया था, लगा रह गया था, वो नहीं छूट रहा था और करंट रेगुलर कंटिन्यू मेरे अंदर आ रहा था। ठीक है। तो मेरे माताजी चिल्लाए कि अब ये तो गया। तो वो ज़ोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे। तो मेरे सबसे छोटे अंकल गोवर्धन जी, वो गोवर्धन काका जो है वो खेत पर ही थे उस समय, और उन्होंने क्या किया कि वो कुएं पर थे उस तरफ, तो वो दौड़ के आए, कूदते हुए, दीवारों को कूदते हुए वो आए और आकर उन्होंने अपनी चेतना का पूरा उपयोग करते हुए मैंने जो शर्ट पहन रखा था उस शर्ट को पकड़ के खींचा और उनके खींचने से मैं बच गया। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उस समय इतनी देर तक मेरे को जो करंट आया उस वजह से मैं लगभग बेहोश हो गया था और उन्होंने खींचा और मैं वहीं बेहोशी की अवस्था में गिर गया। ठीक है। तो मैं नीचे गिरा हुआ और मेरे भाई साहब, मेरे मम्मी, अंकल और चिल्ला चोट होने से और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पापा भी उस समय कोइंसिडेंस ये था कि वो खेत पर आ गए थे। ठीक है। और अंकल ने मुझे वहाँ से उठाया, वो समझ गए कि मैं मर चुका हूँ। ठीक है। और मेरे मम्मी भी समझ गए थे कि मेरी जान चली गई है। तो एक माहौल उस समय चिल्ला चोट का हो गया और एक अनहोनी जो आशंका थी वो ऐसा लगा कि हो चुकी है। अब हुआ क्या, मम्मी रोने लग गई और जैसे ही अंकल ने मेरे को गोदी में उठाया और उठाकर जो दीवार बनी हुई है, जो मतलब बाउंड्री बनी हुई, उस बाउंड्री को वहाँ पहुँचे और उधर से इतने में मेरे पापा भी आ गए। उनको भी पूरी घटना जैसे ही पता चली तो उस समय तक मैं बेहोश था और उन्होंने समझ लिया कि मैं मर चुका हूँ। तो पापा भी ज़ोर से चिल्लाकर रोने लग गए। तो जैसे ही वो सब रोने लगे तो इतने में अचानक मेरी आँख खुल गई और आँख खुलते ही मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे ज़्यादा इतना दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को यूँ लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं सब। तो जैसे मेरी आँख खुली तो उनको थोड़ी खुशी हुई कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और खुशी के आंसू निकल रहे थे उनके। वो मेरे को प्यार से उल्हाना डांट रही थी, मम्मी मैंने मना किया था, तू क्यों गया, थाने मना की दो, फिर भी थे हाथ लगाई दी दो। तो उनको रोते देख मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप क्यों रो रहा हो, मैं ठीक हूँ, हमारे कहीं नहीं भी हो, पापा ने भी किया। तो जैसे ही मैं ये बोला तो मेरे पापा का और ज़ोर से रुदन उनका रोना फूट पड़ा और वहाँ से जल्दी से अंकल मेरे को उतार के नीचे और पापा के साथ वो घर की तरफ लेके आए और वहाँ से फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ मेरे जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाया और उसके बाद मैं ठीक हो गया था। ये एक छोटी सी घटना है मेरे बचपन की जो मुझे याद है और इस घटना से मैंने कई बार इस पे विचार किया कि ऐसा मैंने आखिर क्यों किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इसके बाद भी ज़िंदगी में जहाँ पर एक विद्रोही स्वर आपको जो दिखाई देगा, 36 का आंकड़ा भी एक अपने आप में एक विद्रोही स्वर है। 36 का आंकड़ा, एक 3 इधर जा रहा है, 6 इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इस आत्मकथा का नाम जो मैंने है ना, इस आधार पर भी यूँ मान सकते हैं कि रखा है कि इसमें एक विद्रोह का स्वर है। तो उस घटना को जब मैं आज एनालिसिस करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर जो विद्रोह का स्वर था कि किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो क्यों किया, मैं उसको करूँगा। तो ये जो मेरी जिद थी, इसको जिद बोल सकते हैं। और उस समय बच्चा था, समझ थी नहीं, तो मैंने जाके हाथ लगा दिया। ठीक है। और मुझे जो अभी भी याद है, उस समय मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मना क्यों किया मेरे को, मैं वैसे ही नहीं लगाता।
ठीक है, मेरे को जो काम बताया वो करके आ जाता, उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो माताजी ने, मेरे मम्मी ने मना क्यों किया, तो मैं करूँगा उस चीज़ को। तो एक ये जिद की प्रवृत्ति थी। तो इस जिद की प्रवृत्ति को भी कहीं न कहीं मैं मेरे संघर्ष में देख सकता हूँ कि जब भी कहीं कहीं मुझे थकान या हार या लगा कि यार निराशा आ रही है जीवन में, तो वो जिद की जो प्रवृत्ति है वो अभी तक मुझे यहाँ तक खींचे हुए हैं। तो उस समय बहुत मेरे परिवार वाले परेशान हुए और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई और उन्हीं दिनों मेरा स्कूल में भी एडमिशन हुआ था। और एडमिशन में जो मेरा प्राइमरी स्कूल है गांव मादड़ा में, वो 5वीं तक था और 2-3 कमरे तो इस तरफ थे और 2 कमरे, यानी 4-5 कमरों का स्कूल था। और उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय एक ही टीचर थे जिनका नाम था सुरेश जी। वो मेरे 2 टीचर थे स्कूल में, प्राइमरी पूरी जो मैंने पढ़ा उसमें अध्ययन किया उसमें मेरे 2 गुरुदेव थे, उनको प्रणाम करता हूँ। पहले का नाम है सुरेश जी और उसके बाद फिर दूसरी क्लास में आया तब एक टीचर और आए जिनका नाम है राजेंद्र जी सनाड्य, और सुरेश जी उससे पहले थे। सुरेश जी की थोड़ी थोड़ी शक्ल मुझे आज भी याद है, हल्की हल्की सी दाढ़ी रहती थी। पूरा नाम उनका सुरेश जी डोली था और साइकिल पे आते थे और बहुत सिंपल सरल थे और मतलब एक समझदार, एक धीर गंभीर व्यक्ति थे। तो सुरेश जी साइकिल से आते थे आराम से स्कूल, और कांकरोली, जो मेरे कांकरोली रहते थे, दोनों टीचर हमारे कांकरोली से आते थे। तो कांकरोली से जो बागडोला गांव की तरफ से जो स्कूल से दूर से रास्ता आता हुआ दूर से दिखाई देता था, तो हम सब बच्चे जो थे स्कूल में शरारतें तो करते थे, दौड़ भाग करते रहते थे, खेलते रहते थे, मस्तियाँ करते रहते थे। तो सुरेश जी उधर से आते हुए दिखाई देते थे और 1-2 बच्चे वहाँ से देखते रहते थे, और जैसे ही दिखाई दिए कि मारसा बहिरा, तो सब अरे मारसा भाई क्या, सब अपनी अपनी क्लासों में चले जाते थे। और जब उनकी गेट के पास में एंट्री होती थी तो सब अपनी अपनी क्लासों में। यही सिलसिला राजेंद्र जी सर के साथ भी होता था। राजेंद्र जी आते थे स्कूटर लेकर, वो पुराने ज़माने का एक स्कूटर हुआ करता था, तो उस स्कूटर को वो लेके आते थे। राजेंद्र जी थोड़े मॉडर्न टाइप के थे, उनके पास थोड़ा मॉडर्न चीज़ें थी, जैसे अच्छी वॉच वगैरह, डिजिटल वॉच। वो उस समय मैंने, उनके एक लड़के का नाम था, एक लड़का उनका था टिल्लू नाम था शायद, तो वो आता था वहाँ पर कभी कभी उनके साथ। तो उसके हाथ में पहली बार ज़िंदगी में मैंने डिजिटल वॉच देखी, जिसमें वो बटन दबाते हैं तो उसमें कई आवाज़ें, टू टू टी टी की आवाज़ें निकलती थी। ये एक हमारे लिए एक बहुत अट्रैक्टिव जो है ना इक्विपमेंट था, उपकरण था, कि किस तरीके से हाथ में एक घड़ी है जिसमें बटन दबाने से आवाज़ें निकलती थी। ये वो दौर था जब गांव में लाइट कनेक्शन तो था लेकिन टीवी नहीं थे, बहुत लिमिटेड टीवी आए थे, दूरदर्शन आया था और छत पे छत पे एंटीना लगा रहता था और उस एंटीने के एक केबल जुड़ी हुई होती और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। टीवी ब्लैक एंड वाइट होते थे और बहुत लिमिटेड होते थे। मेरे घर पे जो पहली बार टीवी आया था, टी सीरीज़ कंपनी का ब्लैक एंड वाइट टीवी लाए गए थे। और हमारे लिए वो टीवी आने से पहले की एक आपको स्टोरी बताता हूँ कि हमें उस समय टीवी देखने का इतना क्रेज़ था कि गांव में हमारे घर में आया उससे पहले गोपू काका, गोपीलाल जी गुजर, तो उनके घर में वो टीवी एक आ गया था। तो गांव में एक ये आश्चर्य था कि एक टीवी नाम की ऐसी चीज़ होती है जिसमें चलचित्र दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देते थे लेकिन दिखाई देते हैं। तो हमें ये जिज्ञासा होती थी, हम जाते थे उनके घर, तो हमारे मम्मी पापा डांटते थे कि ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए और कहाँ दूसरों के घर रात को अंधेरे में। लेकिन उस समय दूरदर्शन पर खाली एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन, और उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल आता था जिसका नाम था अलिफ लैला। ठीक है,
तो अलिफ लैला सीरियल उस समय आता था और उस सीरियल को देखने का हमारे अंदर इतना क्रेज़ था कि अलिफ लैला देखना है बस। तो उसके लिए दीवारें फांदना, घर से कूद फांद के हम दोनों भाई चले जाते थे। मेरे भाई साहब भी जो मुझसे 4 साल बड़े थे, और हम दोनों, उनको भी वही क्रेज़, मुझे भी वही क्रेज़, तो हम वहाँ चले जाते थे। और भी बहुत सारे लड़के वहाँ आते थे, अलिफ लैला चलती थी उनके वहाँ, और हम बच्चों की भीड़ में इकट्ठे बैठकर जैसे सिनेमा देखते हैं वैसे सब उसको देखते थे। तो ये प्रारंभिक दौर था। उस समय एंटीना के बारे में जो उसके ऊपर छत पे लगा रहता था उसके बारे में लोग आपस में बात करते थे कि ये यहाँ से सिग्नल आसमान से पकड़ता है, इसके अंदर कोई हाथ यूं रखेगा तो उसका हाथ टीवी में आ जाता है। तो हमें आश्चर्य होता था, अच्छा उसके सामने हाथ नहीं ले जाना है, ऐसे कोई चित्र आते होंगे। तो एक जो बचपना था उसका इमेजिनेशन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे अंदर जो टीवी देखने का या अलिफ लैला देखने का इतना क्रेज़ था कि हम रात को, वो सीरियल आता था तो रात को जैसे तैसे घर पे काम कर लेते थे दोनों भाई मिलके। तो रोज़ तो नहीं आता था, ये सप्ताह में 1-2 दिन आता था। तो हम पूरा प्लान करके, और भाई साहब और मैं, भाई साहब को मैं दादा भाई बोलता था, बड़े भाई को दादा भाई बोलते हैं गांव में। तो भाई साहब और हम दोनों प्लान करते कि आज अलिफ लैला देखने चलना है। तो घर के जितने भी काम होते थे, हमारे घर में गाय थी, भैंसें थी और दूध का व्यापार था, तो गाय भैंसों का दूध निकालना है, उनका गोबर वोबर होता है, तो उसको मेरे माताजी अकेले थे और एक आध कोई जो थे हेल्पर के रूप में थे, लेकिन वो बाद में आते जाते रहते थे। तो हमारे ऊपर भी काम का थोड़ा बहुत बोझ था, घर की साफ़ सफाई करना है, पानी भर के लाना है। घर में नल की व्यवस्था नहीं थी तो खेतों से, कुएं से पानी भर के लाना रहता था। और उस समय गैस का कोई सिस्टम नहीं था, चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो बर्तन वो लकड़ियाँ लाना है चूल्हा जलाने के लिए, इस तरह के, जैसे गोबर डालना है। गाय, खास काम जो हमारा था ये गायों भैंसों को, जैसे जो बीहड़ भूमि होती है, बाड़ा है, कुआं है, वहाँ ले जाके उनको अंदर दिन भर के लिए चारा चरे, उसके लिए उनको वहाँ ले जाकर उस बाड़े में रखना। और फिर धीरे से, या जो झाड़ होती थी उससे उस रास्ते को बंद कर देना। शाम को वापस 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच उनको लाना, और बीच में दिन में एक बार वापस जाना, उनको कुएं पे ले जाके पानी पिलाना, पानी पिला के वापस वहाँ। ये जो एक क्रम था, इसमें मेरी बहुत ड्यूटी लगती थी, बार बार मेरी ड्यूटी लगती, क्योंकि मेरी जो उम्र के हिसाब से ये काम मैं कर सकता था। गायों भैंसों को खाली घर से लाना है, घर से ले जाना, लाना, इस तरह से एक हाथ में लकड़ी लेके आता जाता था। आज भी मुझे याद है। कभी कभी भैंसें जो होती थी वो पानी की एक जो कुंड, मतलब एक नाडी बनी हुई थी, एक छोटा सा तलाई टाइप एक जो बना हुआ था, उसके अंदर भैंसें कभी कभी जाके बैठ जाती। मैं दौड़ता, पत्थर फेंकता, और बारिशों में वो भरी रहती थी तो उसमें भैंसें जाके बैठ जाती थी। वो हमारे लिए परेशानी थी। और सबसे बड़ा जो है ना, मुझे जिस चीज़ से घिन आती थी या जो मुझे बड़ी अजीब लगती थी, वो बारिशों के दिनों में मिट्टी कीचड़ टाइप हो जाती थी। उसको पार करते हुए चप्पल भरा जाते थे, खेतों में कीचड़ रहता था तो कीचड़ में हम भरा जाते थे। सुबह सुबह गोबर डालना है तो एक जो इसका बांस का एक टोपला टाइप होता था, उसके अंदर गोबर भरना, और फिर उसको एक इडोनी टाइप होती थी जो सिर पे रख के, और उसको हम एक निश्चित स्थान रहता था जिसको रोड़ी बोलते हैं, उस रोड़ी पे ले जाके गोबर डालते थे। तो ये काम भी हम बचपन में करते थे। तो ये जो छोटे मोटे काम थे, ये काम हम निश्चिंतता से करते थे कि करना है, ठीक है। लेकिन जिस दिन अलिफ लैला आ रहा होता कि भाई आज अलिफ लैला का प्रसारण है, उस दिन हम मम्मी का दिमाग ख़राब नहीं करते, उसको हम खुश खुश रखते, उसकी बात मानते और सारा काम व्यवस्थित टाइम पे कर देते थे। तो मम्मी को स्वतः इस बात का संज्ञान, उनको पता चल जाता कि आज इनके कुछ न कुछ काम है, ये बड़े दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। वरना अक्सर हम लड़ाते रहते थे, लड़ा भी जाते थे, एक दूसरे की शिकायत भी करते थे। जो भाइयों में होता है बचपने में, वो चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जिस दिन ये सीरियल आता था अलिफ लैला, उस दिन हम दोनों एक मत
और बिल्कुल एकदम मुस्तैद होके काम करते थे। तो मम्मी जब ये देखती तो उसको लगता कि आज इनको कुछ न कुछ काम है, कोई न कोई गरज है। और फिर हम दिन भर से एक प्लानिंग बनाते थे मम्मी के सामने। पापा से तो हम कह नहीं सकते थे, शर्माते थे, घबराते थे, डरते थे, लेकिन मम्मी को हम तैयार करते थे कि हमें जाने देना ना, देखने जाने देना ना, थोड़ी देर के लिए जाने देना, ऐसे हम रिक्वेस्ट करते रहते थे और उनका हर आदेश काम फटाफट हम कर लेते थे। तो उस सीरियल को देखने का हमारे अंदर इतना क्रेज़ था। और मुझे याद है कि जब मैं अलिफ लैला देखने टीवी पे पहली बार अलिफ लैला देखने गया तो वहाँ पर एक जो नायक है इस सीरियल का, वो मैंने उसके बाद वापस देखा नहीं, पर वही मुझे स्टोरी अभी भी थोड़ी बहुत याद है कि इसका जो नायक है सिंदबाद करके जो इसका नायक था, और उसकी जो जादुई तलवार थी जिससे किरणें निकलती थी, और सिंदबाद एक समुद्र में यात्रा करने वाला यात्री था। तो वो समुद्र में कई तरह की मुश्किलें उसको आती थी, कई तरह के संकट उसको आते थे। वो अपनी तलवार से और उन सब संकटों का सामना करता था। तो उसकी जादुई तलवार और सिंदबाद ये हमारे लिए एक मतलब है ना, उस समय का वो हीरो था। जब हम टीवी नहीं देख रहे होते, घर पे होते, तो भी हम सिंदबाद की तलवार से उस तरीके से तलवार चलाते सिंदबाद। और ये इस तरह की के मतलब कहने का मतलब ये है कि उस सीरियल का जो इमेजिनेशन था वो हमारी लाइफ में चलता रहता था। ठीक है, तो एक ही सीरियल हमारी लाइफ में उस समय चलता था। और भी बहुत सारे आते थे, पर हमारे अंदर एक ही सीरियल देखने का क्रेज़ था। छोटे मोटे और भी आते रहते थे तो गोपू काका के वहाँ हम टीवी देखने जाते थे। और धीरे धीरे मम्मी पापा को ये लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा टीवी का इनके अंदर क्रेज़ आ गया है, तो एक घर पे एक टीवी ले आनी चाहिए। तो घर में ये डिस्कस होता तो हम बहुत खुश होते कि टीवी आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, अपने घर पे देखेंगे। और हम खुश भी होते थे। माता पिता वापस चिंतित भी होते थे कि कहीं टीवी ले आएंगे तो ये पढ़ाई नहीं करेंगे। यानी कि हमारे माता पिता के बीच में, मम्मी पापा के बीच में हम दोनों के भविष्य को लेकर और हम दोनों के बारे में ही ज़्यादा चर्चा चला करती थी। दोनों प्लानिंग किया करते थे और दोनों हमारे मतलब पूरा हम पर ध्यान देते थे हर चीज़ में। बाहर नहीं जाए फालतू की, कोई आफत नहीं लाए, कोई गांव से शिकायत नहीं आए, गांव से हमारी कोई शिकायत नहीं आती थी। कभी कुछ एक आध मुझे घटना याद है कि खेलते समय कहीं छोटी मोटी बातें हो जाती थी तो बहुत डांटते थे पापा, क्योंकि गांव से अगर कोई शिकायत आ रही है इसका मतलब बच्चा गलत जा रहा है। तो उस समय फिर हमारे मार भी पड़ती थी। और मार पड़ती थी तो कहाँ पड़ती थी, जो गाय भैंसे हमारे घर के अंदर पीछे बाड़ा बना हुआ है उस बाड़े में पापा लेके जाते थे। और शिकायत अगर बहुत गंभीर हैं तो फिर लकड़ी होती थी नीम की, और उससे बढ़िया पापा पकड़ के हाथ और पाँव पाँव पे मारते थे। मम्मी चिंतित भी होती थी, बोलती थी कि इनके कहीं ऊपर नहीं लग जाए, मारना तो सिर्फ पाँव पे मारना। एक माँ का जो प्यार होता है वो उनके अंदर था। तो हम हाय रे हाय मम्मी रे, हाय पापा रे, इस तरह से चिल्लाया करते थे। तो वो मारते थे, कभी कभी मारते भी थे। और बाहर जाने पर भी ज़्यादा एकदम फ्रीडम नहीं था, और हमारा पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं कोई शिकायत नहीं आए, कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। मतलब एक केयरिंग जो थी ना हमारे अंदर, वो डेवलप करते रहते थे कि तुम्हारे लिए हम ये कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम समर्पित हैं, तो तुम कोई गलत किसी की भी कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो वो हमारे मतलब आचरण में वो चीज़ ढलती गई। और आज दिन तक उनका आशीर्वाद है मेरे माता पिता का कि मैंने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वो वहाँ पर मेरी नींव बनती गई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो बच्चे जो बनते हैं उसमें योगदान होता है माता पिता का, और वो नींव की तरह उनको खड़ा करते हैं। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मैं संक्षेप में ये बताऊंगा कि अलिफ लैला जो सीरियल हम देखते थे, मैं देखता था ख़ास तौर से, तो मेरे अंदर एक इमेजिनेशन का विकास हुआ कि सिंदबाद की लाइफ होनी चाहिए। सिंदबाद एक इस तरीके से एक है ना, क्या कहवे वो वहाँ के
मुसलमान जो नाविक होते थे उनका अलग ही पहनावा था। यहाँ पे एक रस्सी बंधी रहती थी और यहाँ पे उसके तलवार रहती थी, और उसको जहाज़ के अंदर ब्लैक एंड वाइट ही आता था, लेकिन जहाज़ के अंदर पानी के थपेड़े लग रहे हैं, सफ़र कर रहा है, और उसके सामने कई गुंडे आते थे, मुसीबत आती थी, जादुई शक्तियाँ आती थी और तलवार दूर गिर जाती थी। तो दूर गिरती थी तो सिंदबाद उस तलवार को लेने के लिए छपड़ता था। हमारे अंदर एकदम वो बेचैनी आ जाती थी, और सिंदबाद कहीं मर नहीं जाए। उसके हाथ में जैसी तलवार आती तो हमारे हाथ में हमें जोश आ जाता था हमारे मन में। तो इस तरीके से हम उस सीरियल से जुड़ते गए, यानी कि एक इमेजिनेशन को उसने गति दी थी, उसने, अलिफ लैला ने। और फिर क्या हुआ कि उसी दिनों मेरा स्कूल में भी एडमिशन हो गया, पहली क्लास में। तो स्कूल में लेके गए तो मेरे जन्म पत्री के हिसाब से जो है ना, मेरा नाम बनता है प पे आता है। तो प पे सुरेश जी सर को पहले तो तय नहीं हुआ था, फिर सुरेश जी ने पूछा क्या नाम रखें, तो पापा ने जन्म पत्री के हिसाब से प नाम बताया, प पे कुछ भी रख देना चाहिए। तो सुरेश जी ने कहा प्रेम रख देते हैं, ठीक है, प पे प्रेम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा नाम पहली बार वहाँ पर प्रेम रखा, लेकिन सुरेश जी जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया उस समय कि इसका नाम प्रेम शंकर रख देते हैं, यानी कि पापा का नाम भी इसके पीछे लगा देते हैं। तो मेरा नाम उस समय प्रेम शंकर रख दिया गया और रजिस्टर में लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन ये स्कूल का नाम ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं था, स्कूल के लिए ही चलता था और स्कूल के बच्चे ही ज़्यादा जानते थे, बाकी कोई ज़्यादा गांव में जानता नहीं था। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा जो गांव का नाम है चिंटू, उसी नाम से आज भी जानते हैं। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि कहीं न कहीं सुरेश जी सर ने जो मेरा नाम रखा है प्रेम शंकर, उसके पीछे शंकर जो है वो मेरे पापा का नाम रखा गया है। और इत्तेफाक बोलें या मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि मेरे पापा का नाम जैसे मेरे साथ, मेरे नाम के पीछे हमेशा जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से मेरे पापा का आशीर्वाद या वो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरा नाम रखने के बाद उस समय की मुझे कुछ छोटी मोटी घटनाएं याद हैं कि जैसे मैंने पढ़ाई में अ आ लिखना कैसे स्टार्ट किया। तो पहले वो पट्टी होती थी, ब्लैक कलर की पट्टी, उसके ऊपर चौक से लिखते थे, बर्तन से, चौक नहीं सॉरी बर्तन, चौक तो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ होती थी। एक छोटा सा बर्तन आता था वाइट कलर का, उससे उसका पैकेट आता था और उस ब्लैक कलर की पट्टी पे लिखते, फिर हाथ से या कपड़े से उसको मिटा दिया करते थे। तो स्कूल में वो पट्टी ले जाना उस समय का एक नेसेसरी काम था और उस चौक से हम लिखा करते थे। तो अ बनाना, तो मुझे वो दृश्य आज भी याद है जब मेरे किराना की दुकान थी घर में, उसका गेट बाहर की तरफ था, सड़क की तरफ, और कॉर्नर का हमारा मकान था, दो तरफ सड़क थी। तो कॉर्नर पे ही वो दुकान थी, पर गेट उसका एक तरफ था फ्रंट की तरफ, और उसके पास में बड़ी पोल बनी हुई, आज भी पोल बनी हुई है। तो वहाँ उस दुकान पे पापा अक्सर बैठा करते थे, जैसे ही दूध वूध दे के आए तो दोपहर बाद वहाँ पर बैठते थे। तो वहाँ पर उस समय लाइट आ गई थी, ठीक है, बल्ब वो पीले कलर के बल्ब जला करते थे। तो वो बल्ब बहुत मध्यम रोशनी देते थे, लेकिन मुझे याद है कि पापा वहाँ पर बैठ के और मुझे अ आ लिखना सिखाया करते थे। अब पहले एपिसोड में मैंने बताया कि मेरे पापा कभी स्कूल गए नहीं, तो ये सच्चाई है कि वो स्कूल नहीं गए, लेकिन कांकरोली जाते थे दूध बेचने। तो वहाँ पर धीरे धीरे एक पढ़ने की उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी, उनकी बहुत इच्छा थी। शायद मेरे फैमिली के लोग ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि उनकी बहुत इच्छा थी लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। तो उस प्रबल इच्छा की वजह से वो शहर में पढ़ना धीरे धीरे आ पढ़ना सीख गए। और ये मेरे लिए एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि आखिरकार वो कैसे सीख गए। लेकिन जब प्रबल इच्छा हो किसी चीज़ को सीखने की तो उसको हम बिना स्कूल जाए भी सीख सकते हैं। तो सीख गए, इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने दूध का हिसाब, नाम वगैरह लोगों के आ किताबें तक पढ़ना और अखबार तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उस समय, और दूध का हिसाब भी लिखते थे। और उनकी जो हिंदी में लिखा हुआ वो शुद्ध हिंदी है ना, उसमें लिखा करते थे। अभी जो न्यूमेरिक हिंदी है उससे
हटकर जो पुरानी हिंदी थी उसमें लिखते थे, नाम भी अजीबोगरीब लिखते थे। तो मेरे पास उनका कुछ लिखे हुए डायरी वगैरह हैं। तो ये दर्शाता है कि जब इंसान के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए भी सीख सकता है। और ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबूजी चतुर सिंह जी की किताबें, उनकी चतुर चिंतामणि उन्होंने मंगाई थी और वो पढ़ते थे उसको, और भी कुछ किताबें वो पढ़ा करते थे। और दूध का हिसाब लिखना, शाम को 4 बजते ही वो लगभग थोड़ा सा रेस्ट करते थे। जब दूध बेच के घर पे आते तो घर आने के बाद थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करते, और रेस्ट करने के बाद धोती पहनते थे और ज़्यादातर आसमानी कलर का कुर्ता पहनते थे। ज़्यादातर समय उनको वही कुर्ता पहने हुए देखा है मेरी छवि में। बालों में मेहंदी लगाते थे और स्वभाव एकदम सरल था। धोती कुर्ता पहनना है और पाँव में मोजड़ियाँ पहनना है, जूड़ियाँ पहनना है जो चमड़े की हुआ करती थी। साइकिल पे वो दूध लेके जाते थे, साइकिल पे लेके आते। घर पे जब दूध लेके आते थे तो कोटी जो होती थी उसके अंदर दूध की कोटी, उसमें पानी डाल के आते थे। तो घर पे आने के बाद उनको साफ धोना रहता था। तो उसमें कभी कभी मेरी भी ड्यूटी लगती थी। तो एक कपड़े से उस कोटी को अंदर से बढ़िया धोना है, तो उसको बढ़िया धो के पानी से और उसको उल्टी रखना ताकि वो सूख जाए और उसके अंदर दूध की स्मेल नहीं रहे, हवा लगे तो शाम तक सूख जाए। अगले दिन उसी कोटी को वापस लेके उसमें दूध भर के ले जाते थे। तो यानी कोटी को साफ करना ये भी एक छोटा सा काम था हमारे लिए घर पे। तो इस तरह के छोटे मोटे काम में हम हेल्प कराया करते थे। खेती बाड़ी के काम में भी कराते थे। मैं छोटा था तो मेरे स्तर का काम मिलता, भाई साहब बड़े थे तो उनको उनके स्तर का काम मिला करता था। उन्हीं दिनों जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था और पहली क्लास तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है कैसे निकल गई। पापा ने अ आ लिखना सिखाया और पट्टी पे कुल मिला के स्कूल जाना और अ आ लिखना सीखना, और उस तरीके से निकल गया। और एक ही टीचर थे तो ज़्यादा उस चीज़ पे वो मतलब हर एक हमको एक एक को टच नहीं कर पाए थे। तो मेरा 1 साल तो अच्छे से निकल गया। लेकिन जैसे ही दूसरी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और उसी समय हमारे स्कूल में नए टीचर का अपॉइंट हो गया था और उनका नाम था राजेंद्र जी सनाइडिया। मैंने बताया था वो स्कूटर लेके आते थे। तो राजेंद्र जी सनाइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो बहुत, सुरेश जी थोड़े मतलब शिथिल स्वभाव के थे। वो बच्चों को ज़्यादा मारते नहीं थे, प्रेम से रखते थे, मुझे भी प्रेम से रखते थे। और वो पेंटर भी थे। उन्हीं दिनों हमारे घर में एक मोटरसाइकिल आई थी, HD गाड़ी आई थी। HD गाड़ियाँ चला करती थी, राजदूत और HD। तो HD गाड़ी ले आए थे। वो गाड़ी कभी कभी कहीं जाने आने के हिसाब से लाए थे। तो उसके पीछे सुरेश जी ने चिंटू नाम लिखा था। तो वो एक पेंटर का काम भी करते थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी आती थी। तो सुरेश जी सर का जो छवि है वो थोड़ी कोमल थी बच्चों के प्रति। लेकिन जो नए टीचर आए थे राजेंद्र जी, उनका बहुत सख्त मिजाज था। वो हमेशा डंडा रखते थे और पढ़ाई के प्रति भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यानी कि दूसरी क्लास में जब टेबल यानी पावड़ा, 1 का पावड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, पहाड़ा को हमारे यहाँ पावड़ा बोलते हैं। तो वो पावड़ा और पहाड़ा याद करना है और मैथ्स में प्लस माइनस करना सीखना है। ये चीज़ें अब दूसरी क्लास में मेरे लिए बहुत जटिल हो गई थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। तो वो राजेंद्र जी सर एक ही बात कहा करते थे, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको कहते ठोटी है तुम, ठोटी। ठोटी का मतलब कमज़ोर है पढ़ने में। डपोल शंकर हैं, ठोटी हैं। तो इस तरीके से वो डांटा करते थे। और कभी कभी हमें जैसे 2 की, 3 की, 4 की टेबल देते थे याद करने के लिए और हमें याद नहीं होती थी, तो फिर डंडे से उनकी पिटाई भी हमें याद है। हाथ पे डंडा मारते थे तो हम घबराते थे, उनसे दूसते थे। और कई बार तो हम डरते थे कि आज जिस दिन राजेंद्र जी सर छुट्टी पे रहते थे, नहीं आते थे स्कूल, वो दिन हमारे लिए इतना मतलब आज़ादी का जश्न हुआ करता था। सुरेश जी आते और वो बता देते आज राजेंद्र जी नहीं आएंगे। तो मतलब फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो लगभग वही 10 का स्कूल था तो 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक नहीं आते तो हम समझ जाते कि आज
नहीं आएंगे। उस दिन हमारा बहुत अच्छा, हम मस्ती करते खेलते। और जिस दिन राजेंद्र जी सर आ जाते थे उस दिन पूरा स्कूल चुपचाप सुनसान, सबको सांप सूंघ जाता। बहुत तबीयत से धुलाई करते थे और हाथ पे मारते थे, ऐसा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे और उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और आज की शिक्षा व्यवस्था में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आज भी मुझे याद है कि राजेंद्र जी सर जब भी स्कूल में प्रवेश करते थे तो मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता था, मेरे अंदर डर बैठ जाता था। एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ आपको। मैं भागा करता था, कैसे बचूं उनसे, कैसे, मुझे याद होता नहीं था। तो एक बार की घटना याद है, उसी समय 10-11 बजे पापा 11-1 बजे के लगभग दूध बेच के साइकिल लेके आया करते थे। हम बरामदे में बैठते थे तो वहाँ से हम देखते थे पापा जा रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही पापा उधर से दूध बेच के साइकिल लेके आ रहे थे और राजेंद्र जी सर आने वाले थे, आए नहीं थे। तो मुझे लगा कि यार कैसे बचा जाए। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि धूप में जाके खड़ा हो गया। धूप में खड़ा हुआ तो मेरा हाथ थोड़ी देर गर्म हो गए और जैसे ही पापा आए तो मैंने छोटा सा मुंह बना के उनके सामने और बड़े विनम्रता से कहा कि पापा मैंने बुखार है, हीरो है, ये हाथ लगाए देखो। तो पापा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ गर्म हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा तो उनको डाउट हुआ कि ये डर रहा है, लेकिन फिर भी वह बच्चा होता, बाप के लिए बच्चा होता है, और बड़े प्रेम से बोल रहा था मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है वाह। तो वो स्कूल में मेरी छुट्टी करा के घर ले गए। मेरे को लगा आज़ादी मिली। तो इस तरीके से मैं मतलब बहाने ढूंढा करता था, कैसे स्कूल से भागूं, कैसे क्या करूं। अच्छा, बिना बताए भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो घर पे मार पड़ेगी और स्कूल में रहेंगे तो स्कूल में मार पड़ेगी। तो दूसरी क्लास में मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब एक स्कूल का जो वो दौर था वो भय का भी माहौल था, सीखने का भी माहौल था। तो उस दौरान राजेंद्र जी सर ने लगा कि यार जैसे मैं हूँ, मेरे साथ मेरी क्लास में, दूसरी क्लास में मेरे जो गांव के जो लड़के थे उसमें 2-3 के नाम मुझे याद है, सबके तो नहीं, लेकिन दया शंकर था और भगवत सिंह था और ये 2-3 और लड़के थे, ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन तेज सिंह था, भगवत सिंह था, दया शंकर थे, मैं प्रेम शंकर था और जगदीश वगैरह ये भी थे। तो हम लोग क्या है कि हमारे से अगली जैसे तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, ऐसे अलग अलग क्लासें चला करती थी। तो हमारी क्लास में भगवत सिंह करके जो एक लड़का था वो सबसे होशियार था, मैथ्स में बहुत होशियार था। तो हमें लगता कि यार ये तो जीनियस बंदा है, ठीक है, हमारा वो आइडियल हुआ करता था भगवत सिंह। और जो राजेंद्र जी सर थे उन्होंने एक, हम नहीं पढ़ते थे तो परेशान होकर एक जिम्मेदारी सौंपी कि ये लड़के घर पे नहीं पढ़ते, होमवर्क भी बहुत देते थे, तो घर पे होमवर्क करना है, याद करना है। तो राजेंद्र जी सर ने क्या है, भगवत सिंह को और तेज सिंह और 1-2 लड़कों को अपॉइंट किया घर पे निगरानी करने के लिए कि इन लड़कों के, मेरा नाम भी लिया कि इस प्रेम शंकर के यहाँ पे भी जाना और घर पे देखना, ये अगर नई पढ़ाई करता हुआ नहीं दिखे तो मेरे को आके बताना, अगले दिन वापस सुतई। तो मेरे अंदर वो भी भय था, भगवत सिंह कहीं आ नहीं जाए। घर पे जाके मैं मम्मी को कहता, किताबें लेके बैठ जाता था और पढ़ता रहता था कि कहीं भगवत सिंह आ नहीं जाए हमें चेक करने, देखने के लिए। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ वो दौर था जब साक्षरता का मिशन भी चलता था, तो गांव के बुजुर्ग लोगों को पढ़ाना है वो भी हमारे घर पे चलता था। उन्हीं दिनों एक मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में हुए थे, तो रेडियो से टीवी आने लग गया, तो टीवी का दौर भी आया था। तो हमारे घर भी टीवी ले आए थे, पर टीवी देखने की मनाही थी, कुछ खास सीरियल आते थे वही देखना, बाकी नहीं देखना। तो भगवत सिंह जब भी हमें चेक करने आता था तो मैं थर थर कांपने लगता था। मम्मी कहती डर मत, कोई बात नहीं, डर मत। मैं किताबें लेके बैठ जाता था। वो दीपावली की छुट्टियां पड़ती थी महीने भर की, है ना, 15 दिन, महीने भर की, तो उन छुट्टियों में भी वो बहुत सारा होमवर्क देते थे।
नकल करनी, इतने पाठों के प्रश्न उत्तर करने, तो हम करते रहते थे और भगवत सिंह आके हमें चेक करता रहता था। और इस तरीके से दूसरी क्लास का हमारा बहुत तगड़ा संघर्ष रहा। राजेंद्र जी सर को देखते ही हम कांपने लगते थे। तो आज सोचता हूँ कि मेरे जो प्राइमरी के दोनों टीचर हैं उन्होंने मेरी नींव रखी है, और जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, मेरे माता पिता की बदौलत हूँ। गुरु हमेशा गुरु ही होता है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज के समाज में जो एक बुराई मुझे दिखाई देती है वो ये है कि बच्चों में और माता पिता में गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। ये सम्मान का भाव खोता जा रहा है। उस समय ऐसा सम्मान था कि सर ने मारा है तो इसका मतलब तूने कुछ गलती की होगी। आज ऐसा होता है कि सर ने मारा तो माता पिता सीधा यही सोचते हैं कि क्यों मारा, कोई अधिकार नहीं है उनको मारने का, तो वो कानून पे चले जाते हैं। उस समय कोई कानून पे नहीं जाता था। उस समय शिक्षक का सम्मान होता था, बहुत सम्मान होता था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कुछ जो परिवर्तन हुए हैं उसने भी कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। तो भगवत सिंह का खौफ भी चलता रहता था, राजेंद्र जी का भी खौफ था, और दूसरी क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की क्लास रही। 2 की टेबल, 3 की टेबल, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल होता था। गणित मेरे लिए बहुत भारी होती थी। उस समय इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश नहीं चलती थी। कक्षा 5 तक हमारे कोर्स में इंग्लिश नहीं हुआ करती थी। तो मैथ्स होती थी और हिंदी होती थी। हिंदी में कुछ पाठ आज भी मुझे याद हैं, जो पाठ हमें पढ़ाया करते थे। एक रतन घर चल, चल रतन घर चल, आ रतन आ, जा रतन जा, इस तरह से पाठ हुआ करते थे। वो रतन घर चल, रतन आ, रतन जा रहा है, रतन खा रहा है, रतन चल घर चल, बस ये पाठ बहुत आज भी मुझे याद है। कितने इंटरेस्टिंग पाठ हुआ करते थे। चित्र बने हुए थे, उन चित्रों को हम किताबों में देखते थे और हमारा इमेजिनेशन काम करता था कि ये नाम, ये लड़का है रतन नाम का, ये घर जा रहा है, तो रतन घर चल, चल रतन घर चल, आ रतन आ, जा रतन जा, इस तरीके से पाठ हुआ करते थे। उनको पढ़ने का हम अभ्यास करते थे। एक बच्चा ज़ोर से पढ़ता था और हम सभी बैठ के उनको उंगली से उनको रिवाइज करते थे। एक एक सबको पढ़ाते थे। जिसको नहीं आया उसकी सुताई स्टार्ट हो जाती थी। तो यानी कि सुरेश जी सर थे, वो अकेले थे और ज़्यादा मारते नहीं थे, लेकिन हाँ पढ़ाते थे, लेकिन ज़्यादा मारते नहीं थे। तो उनसे उतना खौफ नहीं था। लेकिन राजेंद्र जी ने आते ही एक सुधारों का एक मतलब ताबड़तोड़ सुधार शुरू कर दिए। मारना भी शुरू किया, पढ़ाना भी शुरू किया, हर चीज़ में वो एक्टिव रहते थे, खिलाने में भी एक्टिव रहते थे। काश अब भी मैं सोचता हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो दोनों मेरे जो गुरु हैं उनको प्रणाम करूँगा, उनसे मिलूँगा। कांकरोली में ही रहते हैं और काफ़ी समय से मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या स्थिति है, लेकिन स्वस्थ होंगे। कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिलूँगा, उनको प्रणाम करूँगा कि आपका ये शिष्य आज शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल है, आज उपन्यासकार है, आज कहानीकार है, आज हरावल पत्रिका का संपादक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा इंसान है जो कुछ विज़न लेकर चलता है। और मेरा विज़न जो है, मैंने पिछले भी 1-2 वीडियो में भी बताया था कि मेवाड़ को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके आना है, और इसको जो महान वीर परंपरा का जो मेवाड़ रहा है, वही वीर परंपरा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत करनी है। तो दूसरी क्लास में वो दिन आ गए जब परिणाम आ गया। कितना ही किया तो भी फिर भी मेरे ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था मारपीट से, क्योंकि एक घर के अंदर फ्रीडम रहना और मस्तियाँ करना और स्कूल में एक बंदिश, तो दिमाग पढ़ाई में लगा नहीं। तो मेरी लाइफ में वो क्लास ऐसी थी जिसमें मैं सप्लीमेंट्री आया था। तो सप्लीमेंट्री आया था तो राजेंद्र जी ने मेरे पापा को बुलाकर बोला कि आपके लड़के की ये स्थिति है। मेरे पापा ने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने हाथा जोड़ी करी, रिक्वेस्ट करी, और वो दिन मुझे आज भी याद है
जब पापा उनके रिक्वेस्ट कर रहे थे और परेशान हो रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें, दूसरी क्लास में ही फेल हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। उनका जो विज़न था वो टूट रहा था। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें और अच्छा काम करें, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो मुझे आज भी याद है कि वो निराश हो गए थे, फिर घर पे भी आए थे, फिर ट्यूशन की बात चली कि चलो ट्यूशन कराते हैं। तो मेरे घर के पास में ही रतन सिंह जी सर रहा करते थे, वो आज भी है, वहीं घर बना के रहते हैं। अभी वकील साहब बन गए हैं और एडवोकेट का काम करते हैं उदयपुर राजसमंद में। तो वो हमारे से सीनियर थे, बहुत सीनियर थे और पढ़े लिखे थे, तो वो ट्यूशन भी ले लेते थे। तो इस तरीके से मुझे ठीक से तो याद नहीं है दूसरी क्लास में मैंने ट्यूशन की, लेकिन सप्लीमेंट्री जो आया था वो घटना मुझे याद है। और मेरे मम्मी पापा को बहुत ठेस लगी, घर पे बात करते थे, जिक्र करते थे कि ये ऐसे ठोटी हो जाएगा तो क्या होगा। एक उदासी उनके अंदर छाई हुई थी। तो जैसे तैसे दूसरी क्लास तो मैं निकल गया। फिर आया तीसरी क्लास में, एक विजय सिंह करके एक लड़का भी मेरे साथ था। विजय सिंह हैं और मैंने बताया भगवत सिंह हैं और होनू हैं, होन सिंह जी हैं, होन सिंह हैं और महेंद्र सिंह हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमारे गांव में राजपूत और गुजर दो का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है। तो गुजरों में दया शंकर गुजर था, जैसे जगदीश गुजर मुझे ठीक से याद नहीं, हमारी क्लास में था या लगभग हमारी क्लास में ही था। दया शंकर गुजर था, मैं था और इस तरीके से हमारी क्लास के जो है ना क्लास फेलो थे वो थे। आज जब मुड़ के देखता हूँ तो समय बहुत बदल गया है। जो होशियार थे वो होशियार नहीं रहे या ज़िंदगी के संघर्ष में डूब गए हैं या कर रहे हैं संघर्ष। लेकिन उस समय लगभग सबको लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा और मैं भी निराश हो गया था कि क्या किया जाए। लेकिन फिर तीसरी क्लास में आए और फिर वही दौर चलता था। राजेंद्र जी सर थे, उनका भय था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे। जैसे तैसे गाड़ी चलना स्टार्ट हुई। वो पाठ पढ़ाते, स्कूल में पौधे भी लगाते थे, हम खेलते भी थे, हमें खिलाते भी थे, यानी कि हर एक्टिविटी में वो आगे रहते थे। हाँ, विसल बजाते थे, विसल लेके कबड्डी खिलाना, खो खो खिलाना, यानी कि स्कूल में उन्होंने क्रांति कर दी थी। राजेंद्र जी सनाइडे ने, उनको आज प्रणाम करता हूँ। यानी कि हर चीज़ में उन्होंने परिवर्तन किया और वो मॉडर्न रहते थे और बिल्कुल प्रेस करके कपड़े शर्ट इन करना, पहनना और बहुत व्यवस्थित रहते थे। और हमारे में भी सुधार करने का पूरा उनका, गांव के लोग भी उनकी तारीफ़ करते थे, मानते थे उनको। और कोई मतलब स्कूल में कोई राजनीति नहीं हुआ करती थी, जैसा टीचर बोल दे वही शासन हुआ करता था। आज स्थिति इसके विपरीत है। आज स्कूलों में राजनीति घुस गई है, हर कोई राजनीति करता है स्कूल में जाके, हर कोई स्कूल में जाके प्रेशर बनाता है, हर कोई स्कूल में जाके कानून दिखाता है, हर कोई स्कूल में जाके दादागिरी करता है। ये क्या हो रहा है? शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है इससे। आज शिक्षा का सत्यानाश करने वाले कोई और नहीं, आप लोग हैं, ये आम जनता है, ये राजनीति है जो स्कूलों में घुसती जा रही है। स्कूलों में जो कानून घुस रहे हैं, जो राजनीति घुस रही है, वो कहीं कहीं टीचर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है और उस दबाव में टीचर जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि पढ़ाई कैसे करानी चाहिए वो लोगों के प्रेशर से नहीं होती है। जो पढ़ाई होती है वो एक शिक्षक का एक स्वतंत्र उसका निर्णय होना चाहिए, उस निर्णय के हिसाब से वो उसको पढ़ाई करानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जनरेशन भी बिगड़ रही है और शिक्षक का भय भी समाप्त हो गया है, बच्चों में गुंडागिर्दी आ रही है। और पहले जो हमारे टाइम पे जो अच्छी धुलाई हुआ करती थी, तो हमारे अंदर आज भी विनम्रता है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, ये मेरे निजी विचार हैं, ये मेरी निजी डायरी है, निजी आत्मकथा है। 1 सेकंड का टाइम लूँगा और थोड़ा सा पानी पी लूँगा।
तो ये वो दौर था जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे थे। राजेंद्र जी सर थे, उनको देख के हम बहुत इंस्पायर हुआ करते थे कि किस तरीके से नवाचार करते थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे रखते थे। 15 अगस्त या 26 जनवरी का झंडे का जो प्रोग्राम हुआ करता था वो भी बहुत भव्य तरीके से आयोजित करते थे। उससे पहले सुरेश जी जैसे तैसे काम चलाते थे, लेकिन राजेंद्र जी बहुत भव्य तरीके से आयोजन करते थे। माला वाला सरस्वती की स्थापना करना, और आज भी मुझे याद है दूसरी तीसरी क्लास में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी ज़्यादा हमें याद नहीं रहता था, हमें सिर्फ इतना याद रहता था कि झंडा है, झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको झंडा बोलते हैं। तो कल झंडा है स्कूल में, तो झंडे के दिन नुंगती का वितरण हुआ करता था, और हमारे अंदर पहले से ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले से ही उत्साह हुआ करता था। कार्यक्रम की तैयारियां हुआ करती थी, और कोई खो खो का, कोई कबड्डी की प्रिपरेशन करते थे, तैयारी करते थे, कोई सिंगिंग की, कोई किसी की, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में राजेंद्र जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो झंडे का आयोजन बहुत एक उत्साह के साथ होता था, और हम भी तैयारी करते थे। और जिस दिन झंडा होता था उससे पहले ड्रेस नई सिलाना या तैयार करना, प्रेस करना, ये एक बहुत अपने आप में 10 दिन 15 दिन चलने वाला प्रोसेस था। मुझे याद है कि खेतों पे जब मेरी दादी बैठी रहती थी और मैं जाता था, तो मैं उनसे जिक्र किया करता था कि काले स्कूल में झंडो है और मैं जाऊँगा, तैयारी करूँगा, प्रेस कर दीदा, ये इस तरह से झंडे की बातें चर्चा हुआ करती थी। और जिस दिन झंडा होता था उस दिन सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक तो स्कूल में हम पहुंच जाते थे तैयार होके। सुबह जल्दी उठना, एक पूरा इन्वायरमेंट बन जाता था। सुबह 5 बजे 6 बजे सूर्योदय से पहले स्कूल में पहुंच के, और 1-2 लड़के स्कूल की छत पे चढ़ जाते थे और भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इस तरह के नारे लगाया करते थे। और गांव में पूरी नारे लगाते हुए रैली निकाला करते थे, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। इस तरीके से एक बहुत मस्त माहौल हुआ करता था। फिर उसके बाद रैली निकालने के बाद राजेंद्र जी पहले ही दिशा निर्देश दे देते थे कि भाई रैली निकाल देना, और जब वो आते थे तो सब सामान लेके आते थे, और झंडे की जो है ना शुरुआत होती थी, यानी कि ध्वजारोहण की शुरुआत होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और मतलब उन्हीं दिनों, मतलब उसी दिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यानी कबड्डी है, खो खो, वो भी सारी गांव के लोगों को वो दिखाते थे, गांव के लोग देखते थे और सभी तालियां बजाते थे, झूम उठते थे। इस तरह का माहौल हुआ करता था। और फिर नुंगती वितरण होने के बाद हम घर आ जाते थे। मुझे आज भी याद है कि दूरदर्शन उन दिनों चला करता था और मेरे घर पे भी टीवी आ गया था। तो टीवी के ऊपर दूरदर्शन पर ब्लैक एंड वाइट 2 दिन, कभी शुक्रवार के दिन और लगभग शनिवार के दिन मूवी आती थी, और बहुत पुरानी मूवियाँ आया करती थी, बहुत पुरानी। तो पहली बार जब मेरे घर पे टीवी आई तो मुझे वो दृश्य याद है, जब पहली बार लगाई तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैंने बताया था ना, टीवी देखने, अलीफ लैला देखने हम गोपू काका के वहाँ जाया करते थे। तो उससे परेशान होकर हमारे घर में टीवी ले आए, और टीवी लाए तो जब पहले दिन लगाई थी मिस्त्री ने आके, तो वो शाम के 4-5 बजे लगभग उसने टीवी लगा के चालू की, तो हमारे अंदर एकदम क्रेज़ आ गया था कि हमारे घर में टीवी आ गई। चारों तरफ चर्चा हो गई थी, और चलाते ही उस दिन शायद शुक्रवार था या शनिवार, जो शाम को 3-4 बजे एक मूवी आया करती थी। तो मूवी चल रही थी मिथुन चक्रवर्ती की, वो फाइटिंग कर रहे थे। मूवी का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मिथुन दादा वो फाइटिंग वगैरह, डिशुम डिशुम डिशुम, इस तरीके से फाइटिंग चल रही थी। तो उसको देख के मैं गदगद हो जाया करता था, और वो टीवी का दौर था। तो 15 अगस्त के जब झंडे के दिन क्या होता था कि दूरदर्शन पे कोई स्पेशल मूवी आया करती थी। तो उन्हीं दिनों लगभग एक मूवी थी, बहुत पॉपुलर थी भारत में, शोले, अमिताभ बच्चन की, जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो शोले मूवी के ऐड पहले से ही आने शुरू हो जाते थे कि 15 अगस्त को शोले आएगी, तो हम उसका इंतज़ार करते थे। तो 15 अगस्त को जिस दिन पहली बार मैंने हमारे घर पे वो शोले मूवी देखी, और
हमारे आस पड़ोस के जितने भी नेबर थे, पड़ोसी थे, वो भी आ जाते थे हमारे घर में। ऊपर 2 कमरे बन गए थे, तो वहाँ पर वो टीवी लगा रखी थी, तो वहाँ पर चादर बिछा देते थे जाजम, और उस पर हम सब बैठ जाते थे और चालू कर देते थे। यानी कि हमारे कॉलोनी में आसपास में किसी की टीवी नहीं थी। लगभग 1/4 गांव में, यानी 25% जो घर थे उनके हमारे घर में टीवी थी। तो लोगों के लिए, जैसे हम पागल होकर उनके यहाँ देखने जाया करते थे, वैसे ही बहुत सारे जो लड़के लड़कियां थे हमारे घर पे टीवी देखने आया करते थे। आस पड़ोस में राजपूतों के बच्चे हैं, और ज़्यादातर राजपूतों के ही थे। गुजरों में तो कम ही थे हमारे यहाँ, उस तरफ जहाँ पर मेरा घर है। तो वो सब हमारे घर पे टीवी देखने आए। शोले पिक्चर आई थी, तो पहली बार मैंने टीवी पे शोले पिक्चर देखी, बहुत गजब लगी मेरे को। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और वो बसंती और वो अमिताभ बच्चन और वही धर्मेंद्र, और उस मूवी को देख के हम बहुत क्रेजी फील करते थे। और उन्हीं दिनों रेडियो से आगे बढ़कर टेप रिकॉर्डर आ गए थे। यानी कि जब मेरा जन्म हुआ उसके थोड़े से समय बाद टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत स्पीड से बढ़ने लगी। उससे पहले कई सालों तक सिर्फ रेडियो चला करता था, और मेरे पापा फालना का रेडियो रखा करते थे। तो यानी उनके जवानी से उनको रेडियो सुनने का, या बीबीसी पर समाचार या आकाशवाणी पर जो समाचार आया करते थे वो सुनने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो रेडियो पर वो समाचार सुनते थे। फिर विविध भारती पर गाने आया करते थे, तो उनको वो सुना करते थे। तो इस तरीके से एक माहौल था। फिर टीवी आई, तो टीवी पे क्या था कि अलिफ लैला हम देखते थे। उन्हीं दिनों अलिफ लैला भी आता था, तो हमारे घर टीवी आ गई, तो हम अब अपने घर पे बैठ के अलिफ लैला देखते थे। उन्हीं दिनों एक सीरियल आया करता था, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता भी हम देखते थे। एक सीरियल और आना स्टार्ट हुआ था उन्हीं दिनों, शक्तिमान, मुकेश खन्ना का, जिसमें मुकेश खन्ना यूं गोल गोल घूम के गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। तो ये कुछ अलौकिक शक्तियाँ, चंद्रकांता में भी वो चंद्रकांता एक राजकुमारी होती है बहुत खूबसूरत, और उसकी स्टोरी थी, उसमें शिवदत्त थे, और ऐसे बहुत सारे स्टोरी चलती थी चंद्रकांता में, जादू एयारी की, और वो कहानियाँ उसमें चला करती थी। शायद नीरजा गुलेरी का नाम आता था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। और शक्तिमान आया करता था। शक्तिमान भी हम शक्तिमान ऐसे करके हम घूमते थे घर पे ही, शक्तिमान, एक एड़ी पे पाँव पे, एक एड़ी पे खड़े होकर, और हम उस सीरियल की तरह हम पागलपंती किया करते थे, शक्तिमान। और हमारे घर पे मम्मी पापा के बीच में ये विषय भी आम हो गया था कि बच्चे ज़्यादा टीवी देख के कहीं बिगड़ न जाए, तो प्रतिबंध भी रहता था और थोड़ी बहुत देखने भी देते थे। तो थोड़ी छूट थी, तो थोड़ा पढ़ने पर प्रेशर भी था, तो हम थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान देने लगे। ये वो दौर था कि जब मेरे घर में टीवी लगी हुई थी, तो शाम को ओम नमः शिवाय आता था, जो कि दिन में कृष्णा आता था। ये 2 सीरियल आते थे, तो इन दोनों को देखने का क्रेज़ था। शाम को ओम नमः शिवाय तो देखने मेरे आसपास से कॉलोनी के सब लोग आ जाते थे, और ये समझिए कि मेरा जो बड़ा सा कमरा है वो पूरा फुल हो जाता था जाजम बिछा के उस पर। और वो टीवी पे जैसे ही ओम नमः शिवाय चलता, और सब चुप होके उसको और बड़ी जिज्ञासा से उसको देखा करते थे। वो दिन मुझे याद है। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे ओम नमः शिवाय चल रहा है, और बीच में एकदम जैसे कोई शिव जी की स्टोरी चल रही है, और बीच में अचानक एकदम लाइट चली जाती थी, तो सब एकदम सन्न रह जाते थे। तो जो लड़के युवा थे मेरी हम उम्र के, महेंद्र सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे जो युवा लड़के थे, वो ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय, हे महादेव जल्दी से लाइट आ जाए, इस तरह का एक एक्साइटमेंट हम सब के अंदर था। वो भी क्या दिन थे जब सभी लाइट जाती एकदम हम जो है ओम नमः शिवाय, हे महादेव लाइट आ जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से सब बोलने लगते थे। और थोड़ी देर में लाइट आ भी जाती थी। जैसे ही लाइट आती तो सब चिल्लाने लगते, अरे लाइट आएगी लाइट आएगी। तो उसकी धुन बजती थी, तुम तना ना 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 तुम तना ना ना ओम नमः शिवाय। वो आज भी मुझे
याद हैं। ये मेरे प्राइमरी स्कूल के देखो आप शुरुआती दिन थे। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवाया करते थे। एचडी गाड़ी भी आ गई थी जिस पे बैठ के हम मामा के वहाँ जाया करते, रिश्तेदारों के पास जाया करते। तो मैं छोटा था तो मैं एचडी गाड़ी के ऊपर आगे बैठता था, फिर पापा चलाते थे, भाई साहब बीच में बैठते थे और मम्मी पीछे बैठ जाती थी। तो मुझे जो आगे स्थान छोटा होने की वजह से मिलता था, तो कभी कभी भाई साहब उससे चिढ़ भी जाया करते थे। कभी कभी मुझे कुछ जैसे छोटे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उस तरीके से मैं छोटा था तो उसकी वजह से मिली अपॉर्चुनिटी से भी भाई साहब चिढ़ जाते थे। और कभी कभी हमारे बीच में छोटी मोटी बहस भी हो जाया करती थी। कभी कभी वो बड़े हैं तो मुझे मार भी दिया करते थे, फिर मैं मम्मी से शिकायत किया करता था और उनसे उनके हाँ में बोलना, यानी कि उनको भी कुछ मैं भी कुछ बोल दिया करता था। एक ये बचपने की बातें जो है हुआ करती थी। तो जो टीवी हमारे घर में था उसमें दूरदर्शन पर जैसे ओम नमः शिवाय, और रविवार के दिन में 9, 10, 11 बजे लगभग ऐसा कुछ कृष्णा आता था, तो भगवान कृष्ण की कहानियाँ उस पर आया करती थी, तो उसको भी हम देखा करते थे। ये वो दौर था जब धार्मिक चीज़ों के प्रति मेरा आकर्षण हुआ और मैंने पहली बार इन कहानियों से उनको टीवी के ऊपर देखा। 1 सेकंड का समय लूँगा, कितना टाइम हुआ मैं देख लेता हूँ बातों बातों में, कहीं ऐसा नहीं हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी बन गई। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, 1 घंटा हो गया है। तो इसको हम इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि 1 घंटा मुझे बोलते बोलते हो गया है। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, तीसरे एपिसोड को। और हम जो मेरा दूसरी और तीसरी क्लास का जो समय था, जो टीवी का दौर था, जो दूरदर्शन का दौर था, जो अलिफ लैला का दौर था, उस दौर पर से आगे से बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। ये है 36 का आंकड़ा, हिंदी साहित्य की पहली डिजिटल आत्मकथा, और जिसका एपिसोड नंबर 3 मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। मैं हूं प्रेम शंकर गुर्जर। आप मेरी कुछ पुस्तकें जो पीछे पड़ी हुई है, मेरा पहला उपन्यास फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर अमेज़न पे उपलब्ध है। दूसरा उपन्यास दूसरी दुनिया अमेज़न पे उपलब्ध है। तीसरा उपन्यास आधा इंच मुस्कान जल्दी आने वाला है। एक 75 जो मेरी पुस्तक है संकलित लाइफ 50, वो भी अमेज़न पे उपलब्ध है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।